तुषार जी के आप 2 मिनट ये ले लें, फिर उसके बाद में हम लोग और आगे करेंगे, है ना। जी जी, तुषार गांधी जी जुड़े हैं, स्वागत है उनका। तुषार जी बताएं, देश और दुनिया की जो स्थिति चल रही है और खास करके सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यह नहीं, सप्ताह हमारे की पदयात्रा की ये एक मांग भी है कि सोनम वांगचुक जी को रिहा किया जाए और उनके साथ गोष्ठी करके लद्दाख का जो इश्यू है वो तुरंत सॉल्व किया जाए। लद्दाख को मणिपुर बनने से रोकना है और ये जिम्मेदारी सरकार की है। तो हमारी ये यात्रा में मांग रहेगी कि सोनम वांगचुक जी को आजाद किया जाए। जी जी जी, आपने अभी जो है तुषार जी की यात्रा शुरू हुई है, दीक्षा भूमि से ये यात्रा चल रही है और वर्धा ये यात्रा 2 अक्टूबर को पहुंचेगी। 2 अक्टूबर को पूरे देश के अंदर सत्याग्रह का ऐलान जो है वो किया गया है। पुणे के अंदर जो समाजवादी इकट्ठे हुए थे, वो सब लोगों ने मिलकर के एक पुणे घोषणा पत्र तैयार किया, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए। और जो सत्याग्रह करने का तय हुआ कि जहां कहीं पर भी गांधी जी की मूर्ति है या शहीदों की मूर्ति है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन वहां पर धरना देने का काम किया जाएगा, सत्याग्रह करने का काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर ये तय किया है हमने कि हम लोग किसान सत्याग्रह करेंगे और ये किसान सत्याग्रह जो किसानों के बड़े मुद्दे हैं, वो मुद्दा चाहे एमएसपी की कानूनी गारंटी का हो, चाहे कर्जा मुक्ति का हो, चाहे किसान पेंशन को हो या भूमि अधिग्रहण के ऊपर रोक का हो, इसके ऊपर किया जाएगा। और अभी हम लोगों के साथ में डॉक्टर रन्ना भार्गव जी जुड़ी हैं, वो बताएंगे कि जो पूरा का पूरा आरएसएस द्वारा नफरत फैलाई जा रही है, इस सब को लेकर भी जो है वो पूरी की पूरी यात्रा जो है वो की जाएगी। तो हम लोग पूरा सत्याग्रह किया जाएगा। मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ और अभी अपील भी करना चाहता हूँ बहुजन संवाद के माध्यम से कि पूरे देश में जो भी ऐसे साथी हैं जो संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, उन सबसे अपील है कि वो 2 तारीख को जो है वो जरूर इस सत्याग्रह में शामिल हो। हम लोग सत्याग्रह पंजीयन फॉर्म हम लोग जो है वो दे रहे हैं। हमारे साथ में अभी आप देख सकते हैं, सभी साथी पहचानते हैं, पूरे देश में साइकिल के साथ साथ में ज्यादा दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन हिमांशु जी हमारे साथ में है इस यात्रा में, है ना। तो मैं चाहूंगा कि हिमांशु जी का भी एक वक्तव्य हम लोग जरूर सुने। तो ये जो यात्रा है ये इस वक्त के दौर में बहुत जरूरी है, जबकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे चुनाव में भयानक धांधली के द्वारा चुनाव बेमतलब बना दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा है, सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हाईजैक कर लिए गए हैं। ऐसे में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सड़क पर आना पड़ेगा। फांसीवादी सिर्फ वोट से नहीं जाते हैं, उसके लिए सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो हम लोग सड़क पर उतरे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पूरे मुल्क में सड़क पर आए ताकि हम इन्हें घरों में बिठा सकें। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु कुमार जी। मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर से एक और पदयात्रा शुरू हो रही है। वो राजघाट वाराणसी से शुरू हो रही है और वो 26 नवंबर को राजघाट दिल्ली में जाकर के खत्म होगी। वो भी लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए है, क्योंकि जो नफरत का वातावरण पूरे देश के अंदर बनाया गया है, उस नफरत से मुकाबला जनता के बीच में जाकर ही किया जा सकता है। और इसी विचार को लेकर के देश भर के जो गांधीवादी हैं, सर्वोदयी हैं, जो समाजवादी हैं, उनके द्वारा इस तरीके की पदयात्राएं निकालने का काम किया जा रहा है। मैं एक और बात कह के अपनी बात समाप्त कर दूंगा। सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर के हमारे लिए जो भी संभव है, कम से कम अपने अपने संगठनों के हम लोग बयान निकालें, हम लोग कैंडल मार्च करें, हम लोग जिलाधीश के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजने का काम करें। सोनम वांगचुक
की हालत अगर ये सरकार ने उमर खालिद जैसी कर दी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर फिर लोकतंत्र में आंदोलन की गुंजाइश बहुत कम रह जाएगी। और जिस तरीके से देश के साथ में सोनम वांगचुक खड़े रहे हैं, उसी तरीके से हमको भी सोनम वांगचुक के साथ में खड़ा रहना पड़ेगा। ये मैं अपील करना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए मंत्री जी। धन्यवाद डॉक्टर सुनीलम जी। हम आभारी हैं तमाम साथियों को जोड़ने के लिए, और बिहार की जो ये पदयात्रा चल रही है वो निश्चित रूप से सरकार को झुकाएगी, नतीजे पर जी पहुंचाएगी। मैं उसका एक सेकंड उल्लेख करना भूल गया कि एक तो ये है कि मधुपुर में गांधी जी जब पहुंचे थे उसके 100 साल हो रहे हैं। वहां पर बहुत बड़ा जलसा घनश्याम भाई कर रहे हैं। 2 दिन का जलसा है, पूरे देश के साथी वहां पहुंच रहे हैं 6-7 को मधुपुर में, झारखंड में। और उसके बाद में 9 तारीख से लेकर 18 तारीख तक की यात्रा होने वाली है बिहार में। बदलो बिहार, बनाओ नई सरकार, ये सिविल सोसाइटी की तरफ से ये यात्रा हो रही है। तो उसके अंदर भी जो साथी हैं जो बहुजन संवाद को सुनते हैं, वो जरूर उसके अंदर शामिल होने का काम करें। शुक्रिया। जुड़े हैं आनंद प्रकाश तिवारी जी। आनंद प्रकाश तिवारी जी हर रोज बहुजन संवाद पर अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। उनके पिटारे में बहुत सारी खबरें रहती है। उत्तर प्रदेश में बरेली जल रहा है, बरेली में लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है। यह एक घटना उत्तर प्रदेश की है, इस पर भी प्रकाश डालें और बाकी अन्य खबरों को बताएं। आनंद प्रकाश तिवारी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम शुरू करते हैं बनारस से ही। बनारस विकास की नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं, एक ऊंचाई तो ये छूने के लिए तैयार है, एकदम तत्पर है, बिल्कुल तैयार है। जिस दिन मोदी जी को मौका मिले वो आकर के फीता काट देंगे। देश में पहला नगरी रोपवे का निर्माण हुआ है बनारस में। उस पर 807 करोड़ की लागत आई है। 3.78 किलोमीटर की वो पूरी यात्रा करेगा, पूरी यात्रा कराएगा आकाश मार्ग से, और उस पर 807 करोड़ की पूरी लागत आई है। जबकि वहीं अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो 450 करोड़ रुपए में मंगल पर हमने यान भेज दिया। वहीं चीन में 224 करोड़ रुपए में जो उनकी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है, वो 300 किलोमीटर की रफ्तार से वो पूरे देश में अपना चीन में यात्रा कराती है। तो इस तरीके के विकास की ऊंचाइयां छू रहा है। और उसी विकास की ऊंचाइयां छूने में जो हमारे यहाँ का है, उसके ठीक बगल का काशी विश्वनाथ मंदिर के जो पूर्वांचल का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है दाल मंडी, दाल मंडी को भी ये लोग उसका विस्तारीकरण करके और करीब 1.5 लाख व्यापारी वो दुकानें उससे प्रभावित होंगी, और ये उसका भी विस्तार करने जा रहे हैं। वहीं पर हमारे शहर के बाहर का इलाका है, कचहरी का इलाका है, वहां पर भी 4 लेन सड़क बनाने जा रहे हैं। और 4 लेन सड़क बनाने में जो अभी आज हम लोगों ने देखा कि किस तरीके का नफरत का भाव एक खेल में भी डालने की कोशिश कर रहे हैं हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों में। भारत की शान हुआ करता था मोहम्मद शाहिद हॉकी खिलाड़ी था, और उसको इसी सरकार ने पद्मश्री का इनाम भी दिया था। उसका मकान सबसे पहले तोड़ा गया। उसका पूरा परिवार उसमें रहता है, वो 4 भाई है, 3 बहनें हैं। तो उसका मकान इन लोगों ने तोड़ने का निर्णय नहीं लिया, मतलब उसको एकदम तोड़ दिया उसका मकान। तो इस तरीके के विकास की ऊंचाइयां छू रहा है हमारा बनारस। और उसी संदर्भों में अगर हम आगे देखें तो विकास की ऊंचाइयां छूने के ही संदर्भ में ये पूरे के पूरे कारपोरेटीकरण और अपने कारपोरेट के दबाव में जिस तरीके से इन्होंने सोनम वांगचुक की वहां गिरफ्तारी की है, और गिरफ्तारी नहीं की है, सोनम वांगचुक जैसे आदमी को, जो हमारे देश की शान है, हमारे देश की मान है, हमारे देश की आन है, दुनिया में लोग उसके ज्ञान को पाने के लिए अपने यहाँ बुलाते हैं, और उस बुलाने के एवज में उसको फीस देते हैं। वो फीस लेकर के भारत आता है तो केवल फीस नहीं लाता है, उस पर टैक्स भी अदा करता है भारत को, और भारत सरकार टैक्स भी अदा करता है।
लेकिन इस बीच उसके ऊपर एकाएक जो आफत का पहाड़ इन्होंने तोड़ा है कि पाकिस्तान से उसका कनेक्शन है, चीन से उसका कनेक्शन है। अरे सारे काम तो पाकिस्तान चीन से तुम कर रहे हो, अवैध तरीके से तुम उसके साथ घुस रहे हो। खैर तो अलग की बात है। उसको गिरफ्तार करके लद्दाख में नहीं रखा है, उसको रखा है जोधपुर जेल में, जहां 1400 हार्डकोर क्रिमिनल हैं उसके आसपास में, उस जगह पर। ये तो सम्मान ये हमारी सरकार उसको दे रही है। और ये सब क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि सोनम वांगचुक कह रहा है कि लद्दाख का विकास ऐसा कीजिए कि वहां के लोगों के हित में हो, वहां की सभ्यता संस्कृति का क्षरण न हो। वहां पर ग्रीन एनर्जी पावर प्रोजेक्ट एक इनका है, जिसके लिए सबसे मुफीद आदमी दुनिया में अगर कोई है तो अडानी है। अडानी के लिए भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ 5 किलोमीटर का पूरा रेंज उसको दे दिया है अपना ग्रीन एनर्जी बनाने के लिए, और उसी को लद्दाख में भी दे रहे हैं। वही सोनम वांगचुक जो दुनिया के लिए आइकान बना हुआ है, और उसने जो शोध किया है कि ग्लेशियर जो बनाने के लिए किया है कि, और ये मिलिट्री के लिए टेंट उसने बनाया, उसका ये कहना है कि सोलर एनर्जी बननी चाहिए, निश्चित रूप से बननी चाहिए। उसके लिए फर्टाइल लैंड लद्दाख है, लेकिन एक साथ अगर आप सारी जमीनों को आच्छादित कर देंगे वहां पर, तो वहां का ये भेड़ उद्योग है जिससे पश्मीना मिलता है, और पश्मीना वहां की शान है, पश्मीना वहां के कारीगरों के लिए आइकॉन है पश्मीना, तो वो उत्पादन बंद हो जाएगा। वहां एकमात्र रोजगार का सबसे सुविधाजनक साधन है, अपना पश्मीना का काम होता है, उसके लिए चरागाह नहीं रहेंगे। तो आप वहां बनाइए, तो वहां पर छोटे छोटे सोलर प्लांट बनाइए ताकि चरागाह के लिए भी जगह बची रहे। लेकिन इनका यह है कि अंधाधुंध तरीके से देना चाहते हैं कि आप उसको ले जाओ, चाहे भेड़े मर जाएं, भेड़ अपना चाहे हुए, उससे कोई मतलब नहीं है। वहां की पूरी सभ्यता संस्कृति को कैप्चर कर लो, इस तरीके का वो विकास कर रहे हैं। इसका विरोध कहिए या इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सोनम वांगचुक प्रतिबद्ध है, जिसके चलते उसके ऊपर इस तरीके की हरकत की जा रही है। तो और वहां लद्दाख में अब तो बात खुल गई है, लद्दाख के अंदर जो खनिज पदार्थ हैं, प्राकृतिक संपदा है, उसको ये अपने इन कारपोरेट के हाथे में औने पौने दाम में देना चाहते हैं। इस बात का विरोध हो रहा है वहां पर, और उसका ये कहना है कि हमको छठी अनुसूची में आप शामिल किए। छठी अनुसूची में शामिल करने का मतलब ये होता है कि वहां की सारी संपदा पर अधिकार वहां के लोगों का रहेगा, वहां की जमीन बाहर के लोग नहीं खरीदेंगे, और वहां की संपदा का आप ठीक है, आप उसका उपयोग कीजिए, आप उसको निकालिए, लेकिन उसका लाभ वहां के लोगों को मिलना चाहिए, जो वहां लोग इतने दिनों से वहां रह रहे हैं, और इस ठंडे में वो इतनी तपस्या कर रहे हैं, उनको वहां रहना चाहिए। लेकिन इनको तो केवल एक है, आई लव मोहम्मद टाइटल के ऊपर जिस तरीके का विवाद इन लोगों ने पूरे देश के पैमाने पर फैलाया है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि इनको शर्म नहीं आ रही है किसी भी तरीके से। अभी बगल में देख रहे हैं नेपाल में क्या हुआ है, लंका में क्या हुआ है, अपने फ्रांस में क्या हुआ है, लेकिन ये नौजवानों को हमेशा उद्वेलित कर रहे हैं। और इनके यहाँ विधिवत इनके प्रवक्ता, इनके जिम्मेदार लोग सीधे सीधे कह रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन को गोली मार दो, सामने खड़ा करके उनको गोली मारो। एक आदमी है जो कि अनावश्यक रूप से ये अपोजिशन के मंच पर एक आदमी अपना भेजता है और उससे गाली दिलवाता है, अपशब्द करवाता है, उसके ऊपर इतना बितंगा करता है, और ऐसे आदमी को आज की तारीख में भी आप उसको वो संरक्षित करके रखते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए अगर हम देखा जाए तो हमारा पिछला सप्ताह क्रूरतम सप्ताह के रूप में, सरकार के क्रूरतम रूप को ये दर्शाने वाला सप्ताह रहा है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से ये 7वीं वर्षगांठ ये लोग मनाने जा रहे हैं अपने दशहरा पर, उसके पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी शतक अपना पूरा किया है, उसने भी अपना ये 25वां अधिवेशन पूरा किया। तो कुछ जो हटा करके जनतंत्र और तानाशाह के बीच में सीधी